डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का कोड विद मनोज शर्मा चैनल में। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं आपको JVM के आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल से बताऊंगा, जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया। तो आज देखिए हम देखते हैं JVM का आर्किटेक्चर क्या है। तो सबसे पहले मैंने बोला था JVM के अंदर सबसे पहले क्या होता है, JRE के अंदर एक क्लास लोडर होता है जिसे कौन लेता है, JVM लेता है, और JVM इसे रन कराने की कोशिश करता है। तो क्लास लोडर सबसे पहले क्या काम करता है, हम क्लास लोडर को JVM के द्वारा रन कराते हैं। जब हम क्लास लोडर को लेते हैं JVM के द्वारा, तो क्लास लोडर के अंदर क्या क्या होता है सबसे पहले ये समझना है। क्लास लोडर के अंदर क्या क्या होता है, तो क्लास लोडर पेरेंट क्लास है। क्लास लोडर जितने भी क्लास लोडर होते हैं, 3 क्लास लोडर इसके अंदर पाए जाते हैं, उन सब की पेरेंट क्या होता है, क्लास लोडर होता है। अब सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला होता है बूटस्ट्रैप। इसके बाद दूसरा क्या होता है, एग्जीक्यूशन, और तीसरा क्या होता है, सिस्टम बोल सकते हैं या एप्लीकेशन क्लास लोडर बोल सकते हैं। तो 3 हमारे क्या होते हैं, क्लास लोडर होते हैं, जिनका सीक्वेंस मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले क्या होता है, देखिए याद रखेंगे, ये क्लास लोडर जो है सभी क्लास लोडर्स का पेरेंट है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर, अगर इसकी बात करूं तो ये सबसे छोटा बच्चा है। इससे अगर देखो हम क्या सिचुएशन कैसे चेक करेंगे, ये क्लास लोडर है, ये सभी का क्या है, पेरेंट है। अब सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर एक्सटेंड करेगा एक्सटेंशन क्लास लोडर को, और ये एक्सटेंड करेगा बूट स्टेप क्लास लोडर को, और ये एक्सटेंड करेगा आपका क्लास लोडर को। ये उसी तरीके की हायरार्की है जैसे मैंने कहा। देखो एक बच्चा है छोटा सा, इसका नाम है रामू। रामू के पापा का नाम है श्यामू, और श्यामू के पापा का नाम है मोहन। तो आप इस हायरार्की को समझिए। राम एक छोटा सा बच्चा है, ये इसके पिताजी हैं और ये इसके पिताजी हैं। यदि मैं इसके भी एक सन ऑफ लगा दूं, यहां कर दूं मैं रामलाल, तो आप अच्छे से समझिए, ये कौन हुआ, परपोता, ये कौन हुआ, पोता, ये कौन हुआ, बेटा, और ये कौन हुआ, बाप। तो आप इस तरीके से क्या समझे, ये राम है, ये श्यामू है, ये आपका मोहन है, और ये आपका कौन हो गया, ये रामलाल हो गया। ये बात क्लियर आ गई समझ में। तो हमें ये चीज समझनी है कि हमारे किस प्रकार से किसे कौन एक्सटेंड कर रहा है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है इसने, तो कुछ समझिए इसको। वेन एवर वी रन जावा प्रोग्राम वी नीड टू लोड क्लास लोडर। जब हम कोई भी जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या लोड करना पड़ता है, क्लास लोडर, विच हैव 3 चिल्ड्रन क्लास लोडर्स इन इट। ये बात मैंने आपको बताई थी। नेक्स्ट, बूट स्ट्रैप क्लास लोडर। बूट स्ट्रैप क्लास लोडर क्लास लोडर का बेटा होता है, ठीक। दिस इज द फर्स्ट क्लास लोडर विच इज द सुपर क्लास ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर। सुपर क्लास का मतलब पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास है किसकी, एक्सटेंशन क्लास लोडर की। इट लोड्स रन टाइम जार फाइल्स विच कंटेन ऑल क्लास फाइल्स ऑफ जावा स्टैंडर्ड एडिशन। जो आप चला रहे हैं अभी, जो जावा डेवलपर होते हैं वो जो यूज कर रहे हैं, उस तरीके की चीज जिसे हम बोल सकते हैं जावा डॉट लैंग पैकेज की जितनी भी फाइल हैं उन सबको क्या करता है, ये लोड कर लेता है, ठीक है। जावा डॉट नेट पैकेज क्लासेज, जावा यूटिल पैकेज, जावा IO पैकेज, जावा SQL पैकेज, इस तरीके की सभी क्लासों को कौन लोड करता है, हमारा बूट स्ट्रैप लोड करता है। ये बात आपको समझ में आती है। चलिए, अगर मैं एक्सटेंशन क्लास लोडर की बात करता हूं, तो एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या है, चाइल्ड है किसका, बूट स्ट्रैप का। ये मैं आपको समझा चुका हूं। अब बूट स्ट्रैप क्या काम करता है, ये क्या करता है, ये सिस्टम क्लास लोडर, इट लोड द जार फाइल, ये भी जार फाइल को लोड करता है। इनसाइड जावा अंडरस्कोर होम JRE लाइब्रेरी एक्सटेंड लाइब्रेरी। तो इसका मतलब क्या है, ये मैं आपको बता भी चुका हूं। जब मैं नेमिंग कन्वेंशन बताए थे तो मैंने आपको बताया था क्या, ये कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं। ये क्या है, जो फाइनल क्लासेस होती है उन सबको एक्सटेंड करता है। ये फाइनल क्लासेस वाली फाइल्स को क्या करता है, लोड करता है। कौन, एक्सटेंशन क्लास लोडर। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट, सिस्टम एप्लीकेशन क्लास लोडर। सिस्टम या एप्लीकेशन क्लास लोडर, तो ये क्या है, ये चाइल्ड है, ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा है। तो ये क्या करता है, इट लोड द क्लास फाइल फ्रॉम क्लास पाथ।
अगर हम इसका नाम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, हम इसका नाम अगर अपने अनुसार रखना चाहें तो रख सकते हैं, परंतु इसका जो क्लास पाथ है वो हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो ये बात आपको समझ में आई अच्छे से, आप तीनों की फंक्शनलिटी समझ गए होंगे, तीनों क्या क्या काम करते हैं, ये बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आपको चलते हैं आगे। अब हम समझेंगे जेबीएम का मुख्य कार्य क्या है। देखो जेबीएम का मुख्य कार्य होता है वो आपको मेमोरी एरिया प्रोवाइड कराता है जेबीएम। अब जेबीएम कौन कौन सी मेमोरी प्रोवाइड कराता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले वो क्लास एरिया प्रोवाइड कराएगा जिसे हम मेथड एरिया भी बोलते हैं। नंबर 2 पर वो आपको हीप मेमोरी प्रोवाइड कराता है। नंबर 3 पर स्टैक मेमोरी प्रोवाइड कराता है। अब हमें यह समझना है कि हीप मेमोरी में क्या स्टोर किया जाता है, क्लास मेमोरी के अंदर क्या स्टोर किया जाता है, और हमारी जो थर्ड होती है स्टैक मेमोरी, इसके अंदर क्या स्टोर किया जाता है, ये चीज़ हमें समझनी है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो क्लास या मेथड एरिया या मेमोरी बोल सकते हो आप लोग, इसमें देखो जब क्लास नाम ही आ रहा है तो सबसे पहली बात क्लास इसमें स्टोर की जाती है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि क्लास स्पेस नहीं लेती, बिल्कुल गलत बात, मैं आपको ये प्रूव करके भी बताऊंगा क्लास स्पेस क्यों लेती है और ये कहाँ सेव होती है। ये मेटा डेटा नाम की एक फाइल होती है, इसी के अंदर ये उसमें जाकर सेव हो जाती है। ये बात आपको समझ में आई। जब यहाँ सीधा लिखा हुआ क्लास एरिया या क्लास मेमोरी या क्लास मेमोरी, तो यहाँ पर क्या स्टोर होता है, क्लास स्टोर होती है। जब क्लास स्टोर होती है तो क्लास के अंदर जितना भी डेटा होता है वो सारा इसी के अंदर स्टोर हो जाता है। याद रखना इसमें पैकेज स्टोर नहीं होता। क्यों, जब हमारा जेबीएम चलना शुरू कर देता है, क्लास को लोड करता है, तो सबसे पहले वो एक वर्ड ढूंढता है पब्लिक, जो क्लास के आगे लिखा हुआ होता है, ना कि पैकेज के आगे लिखा हुआ होता है। जब हमारा जेबीएम काम करता है तो वो पैकेज को नहीं देखता, वो सिर्फ क्या देखता है, वो देखता पब्लिक डॉट जावा फाइल में पब्लिक क्लास कौन सी है। जिस पब्लिक क्लास को उठाएगा उसके बाद वो मेन मेथड के अंदर जाता है, फिर हमारा कोड एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। जब मैं चलाऊंगा कोड को तो मैं आपको बताऊंगा भी, देखो इस प्रकार से हमारा ये जेबीएम इस प्रकार से फंक्शनलिटी कर रहा है। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आने वाली है वहां पर। अब समझेंगे क्या क्या चीज होती है क्लास एरिया के अंदर। तो देखो क्लास एरिया, क्लास इंफॉर्मेशन लाइक क्लास नेम, सुपर क्लास नेम, इंप्लीमेंटेशन इंटरफेसेस, जो भी इंटरफेस इसमें इंप्लीमेंट किए गए हैं उन सबको ये ऐड करता है। एक्सेस मॉडिफायर्स, एक्सेस मॉडिफायर हमारे 4 होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। इस सब को जब हमें पता है, जब क्लास को वो एक्सेस कर रहा है तो इन मॉडिफायर्स को तो वो एक्सेस करेगा ही करेगा। मेथड एंड स्टैटिक फील्ड, स्टैटिक वेरिएबल्स, पहले इन सभी को लोड करता है, लोड करने के बाद तब वो इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी मेमोरी है हमारी क्लास मेथड एरिया, इसे वो उठा लेता है, उसके बाद उस कोड को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देता है। अब कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कैसे कैसे करता है ये आपको समझना है। सबसे पहले हीप एरिया आता है। हीप एरिया क्या है, इसमें क्या क्या स्टोर किया जा सकता है, तो देखो आप देखते हैं, इट क्रिएटेड व्हेन जेबीएम स्टार्ट, जब जेबीएम शुरू होता है तभी इसे स्टार्ट कर दिया, जब ही हमें क्रिएट कर देते हैं क्या, हीप एरिया। और आप ये समझना जब जेबीएम स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो किसे कॉल कर रहा है, क्लास को। तो जो क्लास जो फाइल क्लास के नाम से कॉल हो सकती हैं सबसे पहले भी आएंगी। तो सबसे पहले मेमोरी में कौन आएगा, क्लास के नाम से हम किसके से बुला सकते हैं, जितने भी स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं किसके नाम से बुलाए जाते हैं, क्लास के नाम से बुलाए जाते हैं। इसलिए हम बोल सकते हैं, इसमें बताइए स्टैटिक वेरिएबल आ सकते हैं नहीं आ सकते हैं, तो चेक करते हैं। अभी सबसे पहले देखिए इसमें हम क्या करेंगे, समझेंगे हीप एरिया में क्या क्या स्टोर होता है। तो हमें ये पता लगा हीप एरिया में क्या क्या स्टोर करने वाले हैं हम। तो देखो सबसे पहले ये समझिए, अभी जो आपके क्लास में क्या क्या स्टोर हो सकता है, क्लास में स्टोर वह हो सकता है जो क्लास के नेम से कॉल होता है। जैसे कोई आपसे पूछे कि भाई ये बताइए जो आपके स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं वो कहाँ पर स्टोर किए जा सकते हैं, तो आप क्लियर बोल सकते हैं सर स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं वो केवल कहाँ स्टोर होते हैं, वो केवल क्लास या मेथड एरिया में स्टोर होते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फिर हीप एरिया में क्या स्टोर होता है, हीप एरिया में क्या स्टोर होता है, तो जो इसके बाद ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल होते हैं परंतु जो लोकल नहीं होते वो सब स्टोर होते हैं हीप एरिया में।
अब जैसे क्या क्या होंगे समझिए। इट इज क्रिएटेड व्हेन द JVM स्टार्टअप यूज्ड बाय द एप्लीकेशन एज लॉन्ग एप्लीकेशन रन इट स्टोर ऑब्जेक्ट एंड GRE क्लासेज। ये ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा। जब ऑब्जेक्ट को स्टोर करेगा तो ऑब्जेक्ट से किस किसे कॉल कर सकते हैं? अब ये बताइए, इंस्टेंस वेरिएबल किससे कॉल होते हैं? ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं। लोकल वेरिएबल किससे कॉल होते हैं? मेथड से कॉल होते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया। अब हमें ये पता लग गया यहाँ पर हम लोकल वेरिएबल को सेव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने बोला यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट सेव करते हैं, और ऑब्जेक्ट किसे कॉल करता है? ऑब्जेक्ट किसे कॉल करता है? ऑब्जेक्ट आपका कॉल करेगा इंस्टेंस वेरिएबल को। ये बात क्लियर है? हम यहाँ पर क्या, अगर आपको स्टैटिक वेरिएबल यहाँ सेव नहीं हो सकते। क्यों सेव नहीं हो सकते? क्योंकि क्लास को कौन है कॉल करता है? क्लास एरिया में आती है क्लास, और क्लास किसे कॉल कर सकती है? स्टैटिक वेरिएबल को। इसलिए स्टैटिक वेरिएबल को क्लास एरिया में सेव कर दिया जाता है। ये बात आपकी क्लियर है? नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमें ये पता लगा हीप मेमोरी स्टोर करती है ऑब्जेक्ट, इंस्टेंस वेरिएबल, एरेज, स्ट्रिंग, क्लास डेटा। अब कुछ लोग कह देते हैं कि जो आपका गार्बेज कलेक्टर होता है वो भी हीप मेमोरी में स्टोर कर लिया जाता। नहीं नहीं, कभी नहीं होता ऐसा। वो क्या करता है? वो हमारी हीप मेमोरी को मैनेज करता है। जो हमारी हीप मेमोरी में अनयूज्ड ऑब्जेक्ट होते हैं, डेटा होता है जिसका कोई काम नहीं होता, उस डेटा को डिलीट करने का काम कौन करता है? गार्बेज कलेक्टर करता है। हमें ये पता होना चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है? मैंने क्लियर लिखा है, गार्बेज कलेक्टर इज अ सिस्टम लेवल कंपोनेंट दैट मैनेज मेमोरी इन हीप, नॉट द स्टैक। स्टैक को नहीं करता है वो। इट डिलीट्स द ऑब्जेक्ट विच आर नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। जो ज्यादा समय तक यूज नहीं होते हैं ऐसे वेरिएबल्स को वो क्या कर देता है? वो ऐसे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर स्टैक एरिया क्या होता है। तो समझिए स्टैक एरिया किसे बोलते हैं? स्टैक एरिया में होता क्या है? तो स्टैक एरिया वह होता है जो फिजिकली एक फिजिकल स्पेस होता है, जो हमारे लैपटॉप में भी होता है सभी के, उसे हम बोलते हैं रैम। तो रैम के अंदर आपको मिलेगा क्या? स्टैक मेमोरी। सभी के लैपटॉप के अंदर स्टैक मेमोरी होती है। अब देखिए, जब हम इस अपने थ्रेड को चलाते हैं तो ये एक नई थ्रेड क्रिएट कर देता है। अब हम समझेंगे क्या क्या स्टैक करता है। तो स्टैक जो होती है, स्टैक मेमोरी जो होती है, वो आपका सबसे पहले जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं इन्हें स्टोर कर लेती है। नेक्स्ट रेफरेंस वेरिएबल्स इन्हें स्टोर कर लेती है। और तीसरा जो मेथड्स होते हैं इन्हें स्टोर कर लेती है। कायदे से इसे ऐसे लिखते हैं, पहले मेथड, लोकल वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल। आप लोग जानते होंगे रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। रेफरेंस वेरिएबल वो होते हैं जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू कीवर्ड की सहायता से, उसके आगे यूज किया जाने वाला वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि मैं सपोज दैट मेरे पास एक क्लास है, कोई भी, ये मान लीजिए मेरे पास मनोज नाम की एक क्लास है। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ मनोज, और मैंने यहाँ लिख दिया m1 इक्वल्स टू न्यू, और मैंने फिर लिखा मनोज, और इस प्रकार से ये क्या बन गया? कोई भी समझ सकता है, इट इज अ ऑब्जेक्ट। तो देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है? जल्दी बताइए, अभी मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कहाँ स्टोर होता है? हीप मेमोरी में। जबकि स्टैक मेमोरी में क्या स्टोर होगा? ये क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रेफरेंस वेरिएबल। ये बात क्लियर है? ये क्या होता है हमारे? रेफरेंस वेरिएबल होता है। ये बात हमें अच्छे से समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, ये क्या होता है? देखिए ये अपना एक एड्रेस असाइन करता है। क्या करता है? जब हम पीसी रजिस्टर बोला, पीसी रजिस्टर कंटेन द एड्रेस ऑफ जावा वर्चुअल मशीन, जो हमारी जावा वर्चुअल मशीन होती है उसे इंस्ट्रक्ट कर देता है, पहले ही बता देता है कि तुम्हारा एड्रेस ये है, अब तुम इस जगह अपने कोड को रन करने वाले हो। आप स्टैक मेमोरी में जाने वाले हैं या हीप मेमोरी में जाने वाले हैं या क्लास मेमोरी में जाने वाले हैं, ये पहले इससे इंस्ट्रक्शन लेता है। कौन? पीसी, अर्थात काउंटर जो होता है हमारा प्रोग्राम काउंटर। अगर मैं नेटिव मेथड की बात करूं, नेटिव मेथड स्टैक मींस मेमोरी क्या होती है, नेटिव मेथड मेमोरी क्या होती है? जिनके अंदर एक कोड लिखा जाता है, जिनके अंदर एक कोड लिखा जाता है जो सी में लिखा जाता है, C++ जावा में लिखा जाता है, जिसे हम बोलते हैं मशीन कोड। क्या बोलते हैं? मशीन कोड। अगर आप इसे अपनी एक्लिप्स आईडी पर डायरेक्ट चलाने की कोशिश करोगे तो ये नहीं चल पाएगा।
करके देख लेना कोशिश, अगर आपको ऐसा डाउट है तो। याद रखेंगे ये क्या होता है, मशीन कोड होता है, ये क्या होता है, मशीन कोड होता है, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे अभी। जो आपका काम था वो 3 जगह का काम था। मैंने आपको बोला क्लास एरिया आपको पता होना चाहिए, हीप मेमोरी आपको पता होना चाहिए, और तीसरा आपको क्या, स्टैक मेमोरी के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एग्जीक्यूशन इंजन की बात करें तो ये वर्चुअल प्रोसेसर रखता है, जो दिखाई नहीं देता, ऐसा प्रोसेसर रखता है जिसमें आता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या काम करता है, वो हमारे बाइट कोड को रीड करता है और उसे एग्जीक्यूट कराता है, ये काम होता है इंटरप्रेटर का। अब आता है नेक्स्ट जस्ट इन टाइम या JIT कंपाइलर। इसका काम होता है हमारे कोड को मैनेज करना और उसे थोड़ा फास्ट चलाना, ये काम करता है कौन, हमारा JIT। इट इज यूज्ड टू improve द परफॉर्मेंस। JIT कंपाइलर कंपाइल्स पार्ट्स ऑफ बाइट कोड, बाइट कोड के पार्ट को कंपाइल करता है, हैव सिमिलर फंक्शनलिटी एट द सेम टाइम एंड हैंड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड फॉर कंपाइलेशन। अगर कंपाइलेशन में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसे कम करता है और हमारे प्रोग्राम की स्पीड को थोड़ा फास्ट कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको अब हम बात करते हैं जावा नेटिव इंटरफेस। तो देखो ये भी C++ या जावा नेटिव जो मशीन कोड होते हैं उनके लिए इनका यूज़ किया था, तो इसे भी अभी आपको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने इस प्रकार से आपको एक इसका इमेज बनाकर दी है, तो इसे हम समझेंगे क्या क्या कैसे कैसे होता है। सबसे पहले क्लास लोडर। क्लास लोडर के अंदर मैंने आपको बताया था 3 चाइल्ड हैं ये। नेक्स्ट अब देखो JVM क्या काम करता है। जो JVM है इसका मुख्य काम क्या है, मेमोरी एरियाज एलोकेटेड बाय JVM। JVM हमारी जो मेमोरी एरिया होते हैं उन्हें क्या करता है, एलोकेट करता है। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहले क्लास। जो क्लास नाम की मेमोरी होती है, क्लास एक मेमोरी होती है, हीप भी एक मेमोरी है, स्टैक भी एक मेमोरी है। अब ये क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या मिलेगा, क्लास मिलेगी, सुपर क्लास नेम मिलेगा, इम्प्लीमेंटेड इंटरफेस मिलेंगे, और आपका क्या कह रहा है, एक्सेस मॉडिफायर मिल जाएंगे सभी इसके अंदर, मेथड्स मिल जाएंगे, और स्टैटिक वेरिएबल्स किसके अंदर मिलते हैं, क्लास एरिया के अंदर मिलते हैं। ये बात क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं हीप मेमोरी की बात करूं तो इसके अंदर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, इंस्टेंस वेरिएबल मिलेंगे, और आपका क्या मिलेगा, एरे मिलेंगे, स्ट्रिंग मिलेगा, क्लास डेटा मिलेगा। इसके अंदर ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगर हम स्टैक मेमोरी की बात करें तो लोकल एंड रेफरेंस वेरिएबल्स मिलते हैं और मेथड मिलते हैं किसके अंदर, स्टैक मेमोरी। अगर हम बात करते हैं PC रजिस्टर तो इसके अंदर एड्रेस ऑफ JVM मिलता है। यदि मैं नेटिव मेथड इसकी बात करूं, नेटिव मेथड मेमोरी की, तो इसके अंदर C++ या जावा का जो मशीन कोड होता है वो इसके अंदर मिलता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। एग्जीक्यूशन इंजन की बात करूं तो इसके अंदर आप बस 2 चीज़ याद रखना, इंटरप्रेटर और JIT। JIT क्या करता है, हमारे कोड को थोड़ा फास्ट चलाता है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, अगर मैं इंटरप्रेटर की, तो ये बाइट कोड को पढ़ता है और उसे एग्जीक्यूट करने का काम करता है। बाद बाकी इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि हमारा कौन सी चीज़ कहाँ पर स्टोर होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और स्टूडेंट भी देख सकें और चीज़ों को वो समझ सकें। यदि आपको कहीं कोई ऐसा लगता है कि यहाँ कोई सुझाव करने की ज़रूरत है तो आप मुझे बताइए। अभी मैं बहुत आगे वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत सारी वीडियो बनने वाली हैं, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। यदि मेरी पढ़ाने की स्पीड स्लो है तो भी आप मुझे बताएँ, पढ़ाने की स्पीड फास्ट है तो भी आप मुझे बताएँ। और यदि आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रेजुएशन कर रहा हो या ग्रेजुएशन हो गई हो और वो जॉब के लिए आना चाहता है, उसे जल्दी जॉब चाहिए, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने 2-3 साल पहले ग्रेजुएशन की हुई है और वो जॉब लेना चाहता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लिंक में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करें, मैं आपको जॉब में भी पूरी आपकी सपोर्ट करूँगा। मेरे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो फ्रेशर को भी हायर करती हैं। अगर आपका थोड़ा बैक है, जैसे कि आप सपोज दैट 2019 या 2018 में आपने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद आप जॉब की तलाश में हैं और आपका जो बैकग्राउंड है वो टेक्निकल है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी सपोर्ट करूंगा, आपको जॉब प्रोवाइड कराने में 100% मैं आपको सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।